सभी को नमस्कार। एग्जाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः स्वागत है। हर संडे को जैसा टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन हम बात करते हैं। उसी श्रृंखला के अंदर आज हम टेस्ट सीरीज जो हमारी 2.0 चल रही है उसका टेस्ट नंबर 4 आयोजित हुआ। इसका जो हम आज वीडियो सॉल्यूशन देखने वाले ये है हमारा बायोलॉजी का टेस्ट नंबर 4 का वीडियो सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत हमें से आज जो 45 प्रश्न पूछे गए वो थे हमारे प्लांट एनाटोमी से जुड़े हुए। प्लांट एनाटोमी से संबंधित आपके जो 45 प्रश्न है वो इस एग्जाम में पूछे गए हैं और एक से एक बढ़कर अच्छे प्रश्न आपको यहाँ मिले हैं। तो उन प्रश्नों को आपको एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से कवर करना है। प्रयास करना है कि उन प्रश्नों को ही आप अच्छे से कर पाएं और आने वाली जो परीक्षा है उसके अंतर्गत इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन देखिएगा, उसके बाद उसी तरह के अन्य अभ्यास प्रश्न आपको मिले तो आप उनको प्रश्न हल कर सकते हैं। और बायो के अंदर मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न ही आपको अक्सर एग्जाम के अंदर दिखते हैं। केवल आपको इन प्रश्नों को रटना है, याद करना है। आप यदि बिल्कुल नए हैं तो आपको एक दो बार देखना है, क्योंकि प्लांट एनाटॉमी एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, अलग टॉपिक है, कम इंटरेस्टिंग वाला है। बोटनी का टॉपिक है, थोड़ा सा आपको लगता है कि हार्ड है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आने की संभावना एक या दो रहती है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी से एक आधा प्रश्न आ जाता है। एक प्रश्न प्लांट एनाटॉमी से आपको मिलता ही मिलता है। अब से वो आपको जड़ तना पत्ती आंतरिक संरचना से पूछ सकता है, टिश्यू के जो प्रकार है वहां से पूछ सकता है। जहां से भी आपका प्रश्न आएगा आपका प्रश्न गलत नहीं होगा यदि आपने इतने प्रश्न कर लिए हैं। तो आप आराम से सबसे पहले इन पेपर को आप हल करेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, आप डाउनलोड करेंगे। ऐसे प्रश्नों को आपको लगभग निश्चित रूप से 1.0, 2.0, 3.0 जो टेस्ट सीरीज हो चुकी है उसमें संबंधित सारे प्रश्न हमने आपको दे दिए। ये अंतिम बैच हमारा चल रहा है, इसके बाद मेगा टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको 3-3, 4-4 यूनिटें साथ दी जाएगी, तो उसमें भी आपको 7-8 जो प्रश्न मिलेंगे वो सारे नए मिलेंगे। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले एक थोड़ी सी सूचना भी आप सुन लो। ये हमारी वो टेस्ट सीरीज है जिसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, जो टॉपिक वाइज है। 2.0 है, ऑफलाइन ऑनलाइन आप जिस भी मोड में देना चाहें दे सकते हैं। इस पर भी 35% का ऑफ अभी भी चल रहा है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये 18 मई से हमारा लास्ट बैच शुरू हुआ था और इसमें टोटल 16 टेस्ट हैं, 13 टॉपिक वाइज हैं, 2 आपकी रिवीजन है, एक आपका मेजर है, चौथा पेपर आपका अभी चल रहा है। तो इसका आपको एप्लीकेशन पे जाना है और 2.0 को देखना है, वहां आपको ये टेस्ट सीरीज दिखाई देगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम मेगा टेस्ट सीरीज की शुरुआत भी करने जा रहे हैं, जो अगले संडे से है, 16 तारीख 15 तारीख से 15 जून से राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर, मुख्य रूप से जयपुर, सीकर और सूरतगढ़ और जोधपुर में यह आयोजित होगी। तो आपके लिए अंतिम टेस्ट सीरीज है सेकंड ग्रेड के लिए। मेगा का मतलब है यहाँ 20% सिलेबस का एक पेपर होगा, फिर 20% का एक होगा। आपसे टोटल 5 पेपर लिए जाएंगे 20-20% के, जिसके रजिस्ट्रेशन भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। उसके बाद 2 आपके बड़े पेपर होंगे। टोटल यहाँ आपसे 7, 5 टॉपिक वाइज, 2 फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे। इसमें भी हमने 35% का ऑफ कर रखा था, 520 रुपये में आपको ये दी जा रही है। और ये ऑफलाइन आप इसका 1399 रुपये में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सूरतगढ़ सहित तमाम सभी जिलों में इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। खास बात है, इसका भी आपको विद वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। पूरे पेपर का सॉल्यूशन होगा विद पेपर सॉल्यूशन, आपको वीडियो के जरिए इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। जैसा कि हमारी पहचान है कि हर एक पेपर का सॉल्यूशन हम आपको करवाते हैं, और जब तक सॉल्यूशन साइंस के अंदर नहीं है, मेरा मानना है कि आपका दिया हुआ पेपर बिल्कुल बेकार है। अब हम आगे देखते हैं। इसके अंदर हमने इसके जो सेंटर्स हैं, ये सारे ऑफलाइन सेंटर की सूचना हमने आपको दे रखी है। आपका जोधपुर है, जयपुर है, सूरतगढ़ है और सीकर। संबंधित नंबर आपको यहाँ दे रखे। और आप फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें ये सारी सूचनाएं आपको यहाँ दे रखी है। एग्जाम हेलो सूरतगढ़ के नाम से है, साइंस विद द टॉपर्स रणवीर सर के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन करें। साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर के नाम से, ये टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करें। वहां आपको सारी सूचनाएं, अंतिम तिथि 10 जून है, उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आप इन सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। जोधपुर में है, जयपुर में भास्कर क्लासेज है, नंबर नीचे दे रखे हैं। इसी तरह सूरतगढ़ में पुराना हाउसिंग बोर्ड हेमू कलानी चौक है, इसके नंबर दे रखे हैं। सीकर में आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। फोन से अपने रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी ऑनलाइन है उनके लिए पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, सॉल्यूशन की सुविधा रहेगी, उनको आपको एप्लीकेशन, ये छूट आपको चल ही रही है 35% सभी कोर्स के ऊपर।
इसके साथ साथ जो हमारी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं वो भी चल रही हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान की आपकी ऑब्जेक्टिव बुक आपने देखी होगी, ग्रेड सेकंड की विज्ञान हेतु है। इसी तरह आपकी केमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं वो भी आपने देखी होगी, जिसमें सभी पेपर आए हुए प्रश्नों की व्याख्या सहित की गई है। इसी तरह आपकी बायोलॉजी की दे रखी है, और इनको मंगवाने का जो ऑप्शन है ये आपका केवल ऑनलाइन माध्यम है। आप सीधा ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हैं, पूरा इसमें परफॉर्मा आपको दे रखा है, विद मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है एड्रेस लिखकर, ये पूरा एड्रेस करना है, स्कैन आप यहाँ कर सकते हैं। प्राइस विभिन्न दे रखे हैं पूरी बुक्स के, तो आप इसके माध्यम से सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, मंगवा सकते हैं। और टेलीग्राम यदि आप ज्वाइन करेंगे तो सारी सूचना आपको वहाँ मिलती रहेगी। आगे हम चलते हैं, पेपर की बात करते हैं। हमारा जो आज का पहला पेपर था, पहला प्रश्न था पेपर का, और शुरुआत हमने यहाँ से की। बहुत ही शानदार प्रश्न था, एक से एक बढ़ के प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे, अच्छा लेवल का प्रश्न था। यदि आपने थोड़ा सा देखा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन सेकंड ग्रेड में शायद अब तक नहीं आया, तो संभावनाएं है कि यहाँ से पूछा जा सकता है। जब भी आपने टिश्यू पढ़ा तो टिश्यू के कई प्रकार हैं, आपने देखा होगा। टिश्यू के मुख्य रूप से 3 प्रकार यहाँ हमने दिए हैं, आपने गौर किया हो तो, पढ़ा हो तो बायो के अंदर। पहला जो प्रकार है वो है आपका बाह्य त्वचीय प्रकार। बाह्य त्वचीय एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जिसको बोलते हैं, बाह्य त्वचीय बोल दो या एपिडर्मल बोल दो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पूरी चीजें आपको ध्यान से देखनी है, एक एक चीज समझनी है। आपको प्लांट एनाटॉमी के अंदर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप इस आधार पर यदि तैयारी करें। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, या जिसको बाह्य त्वचीय बोलते हैं। दूसरा आपका है भरण ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, भरण ऊतक तंत्र। तीसरा आपका सहवन ऊतक तंत्र, सहवन ऊतक तंत्र। ये 3 प्रकार के तंत्र हम मुख्य रूप से इसके अंदर पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं। पहला है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, जिसको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। बाह्य त्वचीय भरण ऊतक तंत्र बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। सेवन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। अब ये बोल रहा है कि एपिडर्मल का मतलब क्या होता है, जहां से हमारे पादपों के अंदर केवल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण होता है, एपिडर्मल परत का निर्माण होता है, बाहरी परत का निर्माण होता है। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, या उस ऊतक को क्या कहते हैं, एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऊतक तंत्र कहते हैं, ऊतक तंत्र कहते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा है भरण ऊतक। भरण ऊतक के अंतर्गत कौन कौन से टिश्यू आएंगे, ऐसा भी पूछा जाता है कि भरण ऊतक में कौन शामिल है कौन नहीं है, या भरण ऊतक सिस्टम में कौन शामिल है। तो भरण ऊतक सिस्टम को आपका आधारीय ऊतक तंत्र भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने विशिष्ट ऊतक तंत्र कहते हैं, जैसे इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊतक तंत्र, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम आते हैं। और इसको आपका क्या कहते हैं, आधारीय, बेसिक आधारीय ऊतक तंत्र भी कहते हैं। अब भरण ऊतक में क्या आएंगे, भरण ऊतक में आएंगे एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ दो आप, एक तो एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस को छोड़ दो, और सहवन ऊतक को छोड़ दो, मतलब जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो। बाकी जो बचा हुआ सारा भाग है वो किसके अंतर्गत आएगा, चाहे आक्टोडर्मिस है, कोटेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, पिथ है, ये सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आएंगी, ये आपकी आएंगी भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत आएंगी। तो आप ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि इसमें आपका भरण ऊतक तंत्र में क्या आएगा, इसे आधारीय ऊतक तंत्र कहते हैं। सेवन ऊतक तंत्र में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, इसके अंतर्गत इसे विशिष्ट ऊतक तंत्र कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका जो पूछ रहा है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को देख लेते हैं। भरण ऊतक में सम्मिलित है। अब भरण ऊतक के अंदर हमें सम्मिलित पता है कि एक तो आप सेवन ऊतक को छोड़ दो, सेवन ऊतक का नहीं आएगा, मतलब वेस्कुलर बंडल जिसको बोलते हैं, जाइलम फ्लोएम बोलते हैं, उसको छोड़ दो, और एपिडर्मिस को छोड़ दो, बाकी बचा हुआ सारा पार्ट आएगा। अब पहला ऑप्शन है बाह्य त्वचा तथा सेवन पूल के अतिरिक्त अन्य सभी ऊतक। बाह्य त्वचा व वलकुट नहीं हो सकता। अंतस त्वचा से भीतर के सभी ऊतक, वेस्कुलर बंडल नहीं आएंगे। अंतस त्वचा से बाहर के, ये भी नहीं होगा। तो उत्तर नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा
कि भरण उत्तक में बाह्य त्वचा तथा श्रवण पुल के अतिरिक्त अन्य सभी उत्तक इसमें शामिल किए गए हैं। तो 1 नंबर उत्तर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि इसमें बाह्य त्वचा तथा श्रवण पुल के अतिरिक्त अन्य सभी उत्तक क्या किए गए हैं, शामिल किए गए। अगला प्रश्न, काग एधा कोरकेम्बियम तथा कोर्क तथा द्वितीयक वलकुट सामूहिक रूप से कहलाते हैं। कोरकेम्बियम, कोर्क तथा द्वितीयक वलकुट। अब देखो यहां चीज ये है कि जब हम द्वितीयक वृद्धि की बात करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं, उस संबंध में हमने 2-3 चीजें आपने देखी होगी, हमेशा हम पढ़ते हैं कि आपने देखा होगा, हम पढ़ते हैं फेलोजन, फेलोजन, हम पढ़ते हैं फेलम, हम पढ़ते हैं फेलोडरम। ये 3 चीजें हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं। फेलोजम पढ़ते हैं, फेलम पढ़ते हैं, हम फेलोड्रम पढ़ते हैं। फेलोजन, फेलम और फेलोड्रम। अब इसमें क्या होगा, अब जैसे फेलोजन, फेलम और फेलोड्रम है क्या, ये तीनों चीजें हम यहां देखते हैं। अब इनका निर्माण सेकेंडरी ग्रोथ के समय होता है, तो इसको तो हम क्या कहते हैं, कोर्क कैम्बियम कहते हैं। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, एक ही बात है, कोर्क कैम्बियम। कैम्बियम को हिंदी में कहते हैं एधा, कोर्क एधा या कोर्क कैम्बियम। इसको हम बोलते हैं कोर्क, क्या बोलते हैं, कोर्क। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक वलकुट, द्वितीयक वलकुट, या हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी कोर्टेक्स, सेकेंडरी कोर्टेक्स, ये चीज बोलते हैं। सेकेंडरी कोर्टेक्स बोलते हैं, द्वितीयक वलकुट बोलते हैं। अब देखो ये सारी चीजें हमारे समझ में आ गई कि हम जब भी सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं, द्वितीयक वृद्धि की बात करते हैं, तो सबसे बाहर की ओर फेलोजन बनता है, फिर फेलम बनता है और फिर फेलोड्रम बनता है। तो हम फेलोजन के सामने कोरकेम्बियम को लिखते हैं, फेलम के सामने कोरक को लिखते हैं, कोरक, और हम यहाँ क्या लिखते हैं, फेलोड्रम के सामने द्वितीयक वलकुट या सेकेंडरी कोर्टेक्स को लिखते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पेरीड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीड्रम कहते हैं। मतलब फेलोजन, फेलम और फेलोड्रम, कोरकेम्बियम, कोर्क या द्वितीयक वलकुट, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पेरीड्रम कहते हैं। और पेरीड्रम का निर्माण किस समय होता है, पेरीड्रम का निर्माण आपका सेकेंडरी वृद्धि के समय, सेकेंडरी ग्रोथ के समय होता है। तो इन्होंने यही पूछा कि कोरकेम्बियम, कोर्क और द्वितीयक वलकुट को मिलाकर, अब कोर्क क्या था, हमने यहाँ लिख दिया फेलोजन, फेलम, ये तीनों चीजें ये भी ध्यान रखनी है, इसके अन्य नाम है ये भी ध्यान रखनी, इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। फेलोजन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोरकेम्बियम को, फेलोडरम कोरक फेलम, कोरक को, फेलोडरम आपका सेकेंडरी कोर्टेक्स को। तो इस प्रकार से इनको लिखना। इनका निर्माण का जो क्रम है, सबसे पहले आपकी फेलोजन बनेगी, फेलम बनेगा और फेलोड्रम बनेगी। इस प्रकार से इनका निर्माण का ये क्रम है कि फेलोजन, फेलम और फेलोड्रम। तो इसका उत्तर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ भी हमारे सिलेबस में कई बार, सेकेंडरी ग्रोथ एक बार प्रश्न आया था कि असामान्य द्वितीयक वृद्धि किसमें पाई जाती है, बहुत आसान था, ड्रेसिना और यूका के अंदर असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। लेकिन अब की बार संभावना है कि इनमें से प्रश्न आने की संभावना है कि पेरीड्रम का निर्माण किस होता है। मुझे लग रहा है ग्रेड सेकेंड के अंदर 100% यदि प्रश्न सेकेंडरी ग्रोथ से बनेगा तो आप इसको नोट डाउन कर लेना कि यहां से प्रश्न बनेगा बनेगा बनेगा। तो आपको ये चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, थोड़ा सा आप ध्यान इसका रखेंगे। अनावर्त बीजी पादपों में जाइलम के मुख्य जल संवहनी भाग है। अनावर्त बीजी का मतलब होता है आपका जिम्नोस्पर्म। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जिम्नोस्पर्म। अनावर्त बीजी का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म। पादपों में जाइलम का मुख्य जल संवहनी भाग है। अब ट्रेकिड्स, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, ये होता है ट्रेकिड्स, ट्रेकिड्स, ये होता है वेसल्स, ये होता है आपका फाइबर, और ये होता है वेस्कुलस उत्तक। ठीक। अब अनावर्त बीजी पादपों की बात कर रहे हैं, अब बात करता है एंजियोस्पर्म की। हमें पता है कि एंजियोस्पर्म में तो क्या होता है, मुख्य रूप से वाहिकाएं होती हैं। एंजियोस्पर्म में तो क्या है, वाहिकाएं होती हैं। एंजियोस्पर्म की बात करता तो हम क्या लिख देते
कि यहाँ तो क्या होती है, वाहिकाएं होती है मुख्य रूप से जल सेवन, सॉरी आपका मुख्य जल सेवन तत्व क्या होता है, वाहिकाएं। लेकिन जब बात करें जिम्नोस्पर्म की तो क्या आएगा, वाहिनिकाएं आएगा, ट्रेकिड्स आएगा। किसकी बात कर रहा है ये, जिम्नोस्पर्म में ज्यादातर जल सेवन का मुख्य कार्य जो है किसके द्वारा होता है, वाहिनिकाएं द्वारा होता है, अर्थात ट्रेकिड्स द्वारा होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, वेसल्स और ट्रेकिड्स का ध्यान आपको रखना। अब कुछ पादप ऐसे हैं, आगे प्रश्न आएगा कि सभी वाहिकाएं किस में पाई जाती है, तो मुख्य रूप से वाहिकाओं का पाया जाना एंजियोस्पर्म का लक्षण है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में ये नहीं पाई जाती है, और कुछ ऐसे हैं जिम्नोस्पर्म भी है जहां ये पाई जाती है, आपने देखा होगा वेलविस्टिया है उनमें ये पाई जाती है। तो ये अब आगे हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे जिम्नोस्पर्म है जहां वाहिकाएं भी पाई जाती है। हालांकि वाहिकाओं का पाया जाना जिम्नोस्पर्म का लक्षण नहीं है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ के अंतर पाई जाती है। आगे हम ये चीजें नोट करेंगे कि कहां पाई जाती है और कहां नहीं पाई जाती है। तो उत्तर नंबर 4 108 का क्या होगा, राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक पार्श्व विभजोतक नहीं है। अच्छा प्रश्न था, कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, आपने देखा होगा कि जब हम स्थिति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो आपने शीर्षस्थ विभजोतक, अंतर्वेश अंतर के अंतर्वेशी विभजोतक और पार्श्व विभजोतक, स्थिति के आधार पर आपका शीर्षस्थ, शीर्षस्थ जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, ये ऊतकों का स्थिति के आधार पर वर्गीकरण है। पहला है शीर्षस्थ में विभजोतक बोलते हैं। दूसरा आपका यहां आता है, आपने नाम अच्छा तरह से सुन रखा है, अंतर्वेशी, अंतर्वेशी जिसे हम इंटर कैलेरी बोलते हैं, बुलिफेरम कोशिकाएं वगैरह या एक बीजपत्री पादपों में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। इसके बाद आपने नाम सुना होगा पार्श्व विभजोतक, पार्श्व विभजोतक, लेटरल मेरिस्टेम। अब पार्श्व विभजोतक क्यों जरूरी है, क्योंकि पार्श्व विभजोतक क्या है, पादपों की मोटाई में वृद्धि करता है। साइड की जो वृद्धि है, मोटाई, पादपों में द्वितीयक वृद्धि की बात नहीं कर रहा है, पादपों की स्थायी वृद्धि जो मोटाई में वृद्धि होती है, और ये समांतर सामान्यतः क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं उत्पत्ति में। और पार्श्व विभजोतक क्या होते हैं, विभजोतक उत्पत्ति में क्या होते हैं, प्राथमिक भी होते हैं। सामान्यतः द्वितीयक होते हैं और कई बार प्राथमिक भी होते हैं उत्पत्ति में, पार्श्व विभजोतक नहीं है। अब हमें पता है कि पार्श्व विभजोतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका पार्श्व विभजोतक होता है प्राथमिक, एक आपका प्राथमिक विभजोतक क्या होता है, द्वितीयक होता है। प्राथमिक विभजोतक भी, अब मुख्य रूप से प्राथमिक विभजोतक की बात करें, आपने ये चीज देख ली होगी, प्राथमिक के अंदर हमारा आता है सीमांत विभजोतक, सीमांत विभजोतक, सीमांत विभजोतक जिसे मार्जिनल मेरिस्टेम कहते हैं। दूसरा आपका होता है अंतःपूलीय एधा, जिसे हम आपका अंतःपूलीय एधा जो है, इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, इंट्रा वेस्कुलर कैम्बियम होता है, इंट्रा वेस्कुलर कैम्बियम, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम यहां आता है। जबकि द्वितीयक, ये तो है हमारा प्राथमिक पार्श्व विभजोतक। द्वितीयक की हम बात करें, द्वितीयक पार्श्व विभजोतक के अंतर्गत आपने नाम सुना ही है, एक तो आपका आता है वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम जिसे हम सावन्य एधा कहते हैं, ये आपका कॉर्क एधा है। वेस्कुलर कैम्बियम, इंग्लिश टर्म बहुत आसान याद करनी है, इसको आपको बहुत जरूरी है, बहुत इजी है। कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। तीसरा आपका होता है, यहाँ तो क्या था इंट्रा, और यहाँ क्या है इंटर वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंटर वेसिकुलर कैम्बियम, ये शब्द आपको बहुत ध्यान रखने हैं, जिसको हम अंतर
पुलियदा कहते हैं, ये अंतः पुलियदा है, इंट्रा है, अंतः का इंट्रा हो जाएगा, अंतर पुलियदा क्या क्या बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलेंगे। तो यहां पूछ रहे एक पार्श्व विभेदक नहीं है, अंतः पुलियदा जिसको हमने क्या लिखा था, इंट्रा वेस्कुलर कैम्बियम लिखा था, है ये तो। अंतरापुलीय इंटरवेस्कुलर कैम्बियम ये भी है, कागजन और अंतर्वेसी कागजन भी है, और ये क्या है, अंतर्वैसी विभेदक इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये आपका नहीं है। तो उत्तर नंबर 4 आपका इसका राइट हो जाएगा। इंटरवेस्कुलर कैम्बियम आपका इसका उदाहरण नहीं है। तो कागजन है, इंट्रापुलियदा है, अंतःपुलियदा है, ये सारे हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा, गलत आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बार बार मैंने टेस्ट के अंदर प्रश्न दिया कि पार्श्व विभेदक क्या है, यहाँ से आपका जो उत्तकों का वर्गीकरण है बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुख्य रूप से आपके जो स्पेसिफिक टिश्यू है, विशिष्ट ऊतक तंत्र जिसको हम जाइलम फ्लोएम कहते हैं, उनके विभिन्न तंतु हैं, उनके विभिन्न भाग हैं, जैसे ट्रेकिड्स है, वेसल है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है, उदरम चालनी नलिकाएं हैं, सहकोशिकाएं हैं, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इनको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। आगे है उत्तर नंबर आपका 4 यहाँ राइट है। 110 वाहिकाएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजी प्रश्न था बहुत, थोड़ा सा भी आपने इसको ध्यान से देखा हो तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब वाहिकाएं पाई जाती हैं, थोड़ा सा घुमा दिया इस प्रश्न को, हम देखें सभी आवर्त बीजियों में, आवर्त बीजी का मतलब है एंजियोस्पर्म में, वह कुछ अनावर्त बीजियों में। सभी आवर्त बीजियों में तो संभव नहीं है भाई, मुझे नहीं लगा कि सभी आवर्त बीजियों, क्योंकि अपवाद है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से कि सभी आवर्त बीजियों। दूसरा ऑप्शन कुछ हद तक देखें, अधिकांश आवर्त बीजियों में, बिल्कुल अधिकांश आवर्त बीजियों में, अधिकांश एंजियोस्पर्म में, वह कुछ अनावर्त बीजियों में ये पाई जाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, सभी आवर्त बीजियों में, सभी अनावर्त बीजियों में गलत है, और सभी टेरिडोफाइट में ये भी गलत है, और ये भी गलत है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका आपका राइट है। अब इन्होंने कहा कि अधिकांश आवर्त बीजियों में, मतलब लगभग आवर्त बीजियों के अंदर ये पाई जाती है, लगभग एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, कुछ अनावर्त बीजियों में। आपने कुछ अनावर्त बीजियों के एग्जाम्पल भी आपने देखे होंगे, जिसके अंदर जैसे एफिड्रा है, निटम है, वेल्विस्टिया है, ईफेड्रा, निटम, वेल्विस्टिया, इनके अंतर्गत क्या है, ये नहीं पाई जाती। एफिड्रा, निटम, वेल्विस्टिया के अंतर्गत ये नहीं पाई जाती। एफिड्रा है, निटम है, वेल्विस्टिया है, इसके अंतर्गत वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, वेसल्स क्या है, नहीं पाई जाती हैं, वेसल्स नहीं पाई जाती। एफिड्रा, निटम और वेल्विस्टिया के अंदर ये जो वाहिकाएं हैं ये नहीं पाई जाती, लेकिन सॉरी पाई जाती है, क्षमा चाहूंगा, कुछ अनावर्त बीजी पादपों में। तो ये अनावर्त बीजी पादप है, जिम्नोस्पर्म है, इसलिए इनके अंतर्गत क्या है, पाई जा रही है। हालांकि ये जिम्नोस्पर्म का लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी एफिड्रा, निटम और वेल्विस्टिया में क्या है, पाई जाती है। लेकिन कुछ आवर्त बीजी मतलब एंजियोस्पर्म होते हुए भी उनके अंतर्गत नहीं पाई जाती, जैसे ड्रेसिना है, आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म है, युक्का है, इनके अंतर्गत क्या है, नहीं पाई जाती है। इनमें पाई जाती है जिम्नोस्पर्म होते हुए भी, इसलिए उन्होंने कहा है कि अधिकांश आवर्त बीजियों में और कुछ अनावर्त बीजियों में ये पाई जाती है, इसलिए इसका 2 नंबर उत्तर आपका क्या हो गया, राइट हो गया। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है। अब देखो यहां थोड़ा सा प्रश्न बहुत इजी सा प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस है, थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं कि वाहिकाएं जिसको हम वेसल्स, वाहिनिकाएं होता है, एक होता है वाहिकाएं बहुकोशिकीय होती है तथा इनकी गुहा चौड़ी होती है, वाहिकाएं बहुकोशिकीय होती है तथा इनकी गुहा संकरी होती है, वाहिकाएं एक कोशिकीय होती है तथा इनकी गुहा चौड़ी होती है। मतलब एक कथन ऐसा है जो आपका बिल्कुल सही है। अब यहां हम देखें वाहिनिकाएं जिसको हम ट्रैकिड्स बोलते हैं, क्या होती हैं, बहु एक कोशिकीय होती हैं तथा इनकी गुहा क्या होती है, संकरी होती है। तो 4 नंबर आपका इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा। वाहिकाएं एक कोशिकीय होती हैं तथा इनकी गुहा संकरी होती है, वाहिनिकाएं एक कोशिकीय होती है तथा इनकी गुहा क्या होती है, संकरी होती है, इसलिए हम उसको ऑप्शन को क्या कहेंगे, 4 नंबर आपका ऑप्शन राइट होगा। बाकी कहीं ना कहीं कमियां हैं, ये बहुकोशिकीय थे, यहाँ एक कोशिकीय होना चाहिए था, यहाँ बहुकोशिकीय है लेकिन यहाँ भी एक कोशिकीय होना चाहिए था। वाहिकाएं यहाँ एक कोशिकीय है लेकिन इनकी गुहा चौड़ी, तो मतलब कुछ ना कुछ कमी है,
लेकिन ये जो लास्ट का कथन है, वाहिनिकाएं एक कोष की होती है तथा इनकी गुहा क्या होती है, संकरी होती है, जो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विभज्योतक द्विबीजपत्रियों में बाह्यस्थ द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? अब हमें यह पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ, निम्न में से कौन सा विभज्योतक है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या है, उत्तरदायी है? दो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या है, उत्तरदायी है? आपका इसमें से एक उत्तक ऐसा है जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो अब सेकेंडरी ग्रोथ हमने अभी नाम देखा था, फेलोजन है, फेलम है, फेलोड्रम है, ये सारी घटनाएं आपकी किसके लिए है, सेकेंडरी ग्रोथ में चलती हैं, क्योंकि अंतरापूल या एधा ये सारे उत्तक किसमें, द्वितीयक वर्दी में काम के नहीं है, ये सारे नहीं काम में आते, लेकिन फेलोजन है, फेलम है, फेलोड्रम है, अभी हमने इसे पहले प्रश्न के अंतर्गत देखा। तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, द्वितीयक वर्दी के लिए ये जिम्मेदार है। तो उसका उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमने भी पिछले प्रश्न के अंदर भी आपने देखा होगा, इसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी। आपका जो प्रश्न नंबर ये ना, फेलोजन, फैलम और फेलोड्रम, यही आपका क्या था, इसका क्रम था। सबसे पहले फेलोजन बनता है, फिर फैलम बनता है, फिर फेलोड्रम बनता है, कोर कैम्बियम, कोर कोर द्वितीयक वलकुट, फेलोजन, फैलम और फेलोड्रम। तो ये आपका क्या द्वितीयक वर्दी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा विद्युतक द्विविधुरों में बाह्य द्वितीयक वर्दी के लिए, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन क्या क्या होगा, राइट आंसर होगा। कोर्क एधा व सेवनिय एधा, कोर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम के भाग है, पेरिसाइकिल के भाग है, पार्श्व विद्योतक के भाग है। ये किसके भाग है, कोर्क कैम्बियम हमें पता है कि ये किसके भाग है, पार्श्व विद्योतक, क्योंकि पार्श्व विद्योतक हमने दो प्रकार के देखे थे, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, प्राथमिक पार्श्व विद्योतक और द्वितीयक पार्श्व विद्योतक। द्वितीयक के अंतर्गत हमने देखा था आपका क्या आएगा, कोर कैम्बियम आएगा, वेस्कुलर कैम्बियम आएगा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आएगा। ये सारे क्या है, द्वितीयक पार्श्व विद्योतक है। प्राथमिक पार्श्व विद्योतक के अंतर्गत हमने देखा था कि आपका एक तो सीमांत था और एक क्या था, अंतःपुलीय था। सीमांत जिसको मार्जिनल मेरिस्टेम कहते हैं, सीमांत, और दूसरा था अंतःपुलीय एधा। ये चीज, तो ये आपको बेसिक, ये तो आपका प्राथमिक है। सेकेंडरी के अंदर एक तो आपका कोर कैम्बियम आ जाएगा, ये तो आपके क्या है, प्राथमिक है, प्राथमिक पार्श्व विभज्योतक है, प्राथमिक पार्श्व विभज्योतक है, सीमांत है और अंतःपुलीय है। अब देखो यहां हम क्या करेंगे, सीमांत को हम बोलते हैं मार्जिनल और इसको हम बोलते हैं इंट्रा, क्या बोलते हैं, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। तो ये बोल रहा है कोर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, पार्श्व विभज्योतक के भाग है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेरिड्रम उत्पन्न की जाती है। अब जो पेरिड्रम है जिससे हमने फेलोजन, फेलम और फेलोड्रम का निर्माण किया था, यह है वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा सेवेनिया एदा या वेस्कुलर के द्वारा उत्पन्न की जाती है, वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा उत्पन्न की जाती है, वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा उत्पन्न की जाती है। एक नंबर उत्तर आपका राइट आंसर होगा। सहवनीय एधा उत्पन्न करती है, सहवनीय जो एधा है, अब उत्पत्ति के आधार पर हमें पता है कि प्राथमिक जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम आपने सुना होगा, द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम। अब प्राथमिक जाइलम और फ्लोएम, प्राथमिक जाइलम व प्राथमिक फ्लोएम, इनकी जो उत्पत्ति है वो होती है प्रोकैम्बियम से।
प्रोकैम्बियम से होती है। इसके बाद है द्वितीयक जाइलम व द्वितीयक फ्लोएम, इनकी उत्पत्ति होती है वेस्कुलर कैम्बियम से। प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम की उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से होती है, द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम की उत्पत्ति वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। तो ये कह रहा है कि सेवनिया एदा वेस्कुलर कैम्बियम उत्पन्न करती है, द्वितीयक जाइलम और आपका द्वितीयक फ्लोएम उत्पन्न करती है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या करती है, द्वितीयक जाइलम जाइलम की उत्पत्ति के आधार पर ये वर्गीकरण है कि जाइलम और फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम जैसे प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम है, द्वितीयक फ्लोएम द्वितीयक जाइलम जो है उनसे क्या क्या बनता है, तो उनसे द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम आपका वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है, और प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम आपका किससे बनता है, प्रोकैम्बियम से बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। आगे हम चलते हैं अगला प्रश्न में। तो 2 नंबर आपको इसका उत्तर राइट मानना है। शीर्षस्थ विभजोतक और अंतर्वेशी विभजोतक दोनों विभजोतक कैसे होते हैं, इंटरकैलरी विभजोतक और एपिकल मेरिस्टेम दोनों ही प्रकार के विभजोतक प्राथमिक होते हैं। उत्पत्ति में क्या है, ये क्या होते हैं, उत्पत्ति में प्राथमिक होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की, उत्पत्ति में ये क्या होंगे, प्राथमिक होंगे। और पार्श्व विभजोतक भी आपका लगभग क्या होता है, प्राथमिक होता है। द्वितीयक जो है वो आपके आगे स्टार्ट होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम से जिनका निर्माण होता है वे उत्पत्ति में द्वितीयक होते हैं, बाकी सारे किससे होते हैं, उत्पत्ति में प्राथमिक होते हैं। तो 1 नंबर उत्तर आपका इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से गलत जोड़े का आपको चयन करना था। एक प्रकार आपके इधर दे रखे हैं पैरेन्काइमा, सक्लेरेन्काइमा, जो टिश्यू के प्रकार है, उत्तक है, उत्तक के जो प्रकार है, प्राथमिक साधारण उत्तक जिनको बोलते हैं, सिंपल टिश्यू बोलते हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा साधारण उत्तक के ये प्रकार हैं, टेरेन्काइमा, सक्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। अब इनमें से कहा है कि इनमें गलत क्या करना, ये तो उत्तक के प्रकार हो गए और ये कार्य हो गए। तो हम देखें पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य संग्रहण का होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। सक्लेरेन्काइमा मुख्य रूप से क्या है, यांत्रिक शक्ति, क्योंकि लिग्निन वगैरह पाई जाती है, पादपों को खड़ा रखने के लिए, पादपों को मजबूती प्रदान करने के लिए ये उत्तक पाया जाता है। अब जाइलम आपको पता है कि विशिष्ट उत्तक का उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। रसारोहण की जो घटना है वो किसके द्वारा होती है, एसेप ऑफ रसारोहण जो है वो किसके द्वारा होगा, जाइलम द्वारा होगा। फ्लोएम ये भी खनिज लवणों का अवशोषण तो करता है, भोजन पदार्थों का परिवहन करता है, खनिज लवणों का परिवहन करता है, लेकिन जल का नहीं करता है, जल तो जाइलम द्वारा होता है। इसलिए चौथा ऑप्शन इसका क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया कि 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या है इसके अंतर्गत गलत है। तो इनके कार्य के बारे में भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 118 नंबर, बाह्य त्वचीय उत्तक। हमने 3 प्रकार के उत्तक पढ़े थे। एक तो हमने देखा था बाह्य त्वचीय उत्तक, बाह्य त्वचीय उत्तक देखा था। दूसरा हमने देखा था भरण उत्तक तंत्र, ये भी तंत्र है। तीसरा हमने देखा था सेवन उत्तक तंत्र। ये 3 चीज देखी। इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आता भी है, यदि आपने देखा होगा। तो ये 3 प्रकार के उत्तक हैं, जिनमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र देखते हैं। अब बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र एपिडर्मल कहते हैं, जिससे क्या है, एपिडर्मिस का निर्माण होता है। या आपने देखा होगा मूल रोम है, ट्राइकोम है, पादपों के अंदर संरचनाएं है, वो भी किससे संबंधित होती है, आपकी बाह्य त्वचीय उत्तक से संबंधित होती है, ट्राइकोम हो या मूल रोम हो। तो ये सारी चीजें इसमें आएगी। उसके बाद आता है भरण उत्तक तंत्र, ये भी आपको पता है, इसको हम आधारीय उत्तक तंत्र कहते हैं। और आपका ये क्या आता है, विशिष्ट उत्तक तंत्र है। ये तो आपका क्या है, विशिष्ट उत्तक तंत्र है।
ये आपका आधारीय ऊतक तंत्र है। अब इसमें इन दोनों को छोड़कर मतलब बाह्य त्वचा का निर्माण नहीं होगा और जाइलम फ्लोएम का निर्माण नहीं होगा, बाकी सारे किस में आएंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएंगे। विशिष्ट ऊतक तंत्र कहते हैं, इसमें जाइलम फ्लोएम आ जाएगा। और ये 3 प्रकार के हो गए। अब ये कह रहे हैं कि बाह्य ऊतक तंत्र व्युत्पन्न किससे होता है, तो प्रोटोड्रम। अब देखो ये सारी चीजें, प्रोटोड्रम एक तरह से बाह्य परत जिसको बोलते हैं सबसे बाहर, एपिडर्मल के रूप में बोल सकते हैं, इससे इसका निर्माण होता है अधित्वक। प्रोटोड्रम से बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का निर्माण होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोटोड्रम किसका निर्माण करती है, बाह्य ऊतक तंत्र का निर्माण करती है, जिसके अंतर्गत एपिडर्मिस आती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर। अगला प्रश्न है, अरीय सहवन पुल विशेष रूप से पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सवन पुलों के बारे में। सवन पुल, आप सबसे पहले सवन पुल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान होना चाहिए कि आते किस में, सेवन पुल होते क्या हैं। अब सेवन पुल किसको कहेंगे, आपका जो जाइलम है, जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम आपके मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके सेवन पुल का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा कि जाइलम और फ्लोएम आपके मिलकर क्या बनाते हैं, सेवन पुल बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। वेस्कुलर बंडल होते क्या हैं, जाइलम और फ्लोएम को जब मिलाते हैं तो ये वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। आगे हम और विशेष चर्चा करेंगे इसकी कि अरे ये सेवन पुल। अब आपको पता है कि सेवन पुल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अरीय, सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, जिसको हम रेडियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल। दूसरा आपका होता है संयुक्त, जिसको हम कॉन्जॉइंट बोलते हैं, कॉन्जॉइंट। तीसरा आपका होता है सेकेंडरी, जिसको हम कोसेंट्रिक बोलते हैं, जिसको हम कोसेंट्रिक बोलते हैं। अब रेडियल क्या होता है, रेडियल में जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं। रेडियल में क्या होगा, जाइलम और जो फ्लोएम होगा वो क्या होगा, अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं। संयुक्त के अंदर क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, एक ही त्रिज्या पर पाए जाएंगे। और सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम में से एक उत्तक केंद्र में होता है, दूसरा क्या होता है बाहर की ओर होता है। ये सिंपल परिभाषा है इनके तीनों की कि अरीय जिसको रेडियल बोलते हैं, संयुक्त जिसको कॉन्जॉइंट बोलते हैं, सेकेंडरी जिसको कोसेंट्रिक बोलते हैं। अब इन तीनों को हम देखें तो अरीय, रेडियल, जाइलम और फ्लोएम आपके क्या होंगे, अलग अलग त्रिज्या पर होंगे, एक ही त्रिज्या पर होंगे। सेकेंडरी आपके आगे हम विस्तृत भी देखेंगे। अरीय सेवन पुल विशेष रूप से पाए जाते हैं, आपके जड़ों के अंदर पाए जाते हैं विशेष रूप से। चाहे आपका एक बीजपत्री हो, चाहे आपका द्विबीजपत्री हो, जड़ होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की जड़ें हैं उनके अंतर्गत ये एक बीजपत्री जड़ों में और द्विबीजपत्री जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। और जो संयुक्त होते हैं वो आपके लगभग तनों में पाए जाते हैं। सेकेंडरी हैं उनके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, वो हम उसके प्रकार भी देखेंगे। तो अरीय सेवन पुल के अंदर जाइलम आपके फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं। यहाँ जो जाइलम का परिवर्धन है वो अभिकेंद्री होता है, अभिकेंद्री क्रम में पाए जाते हैं। ये अभिकेंद्री क्रम में जाइलम और फ्लोएम होगा, जिसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल बोलते हैं। ये होता है आपका संयुक्त, अपकेंद्री क्रम में होगा, या सॉरी ये भी एग्जार्च बोलते हैं इसको, अभिकेंद्री क्रम में होंगे और एग्जार्च स्थिति होगी। ये अभिकेंद्री क्रम में, अपकेंद्री क्रम में होंगे और इसकी जो स्थिति है वो क्या होगी, एंडार्क होती है। तो ये सारी चीजें आगे चलती रहती है, आगे हम विस्तृत भी बात इसकी करेंगे। तो अरीय सेवन पुल विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री जड़ों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से बेमेल जोड़े का चयन करना आपको। अरीय सेवन पुल, रेडियल सेवन पुल, जाइलम और फ्लोएम भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उभय फ्लोएमी सेवन पुल पोषवाह है, जाइलम के दोनों ओर उपस्थित होता है। बिल्कुल, पोषवाह का मतलब आपका फ्लोएम जाइलम के दोनों ओर स्थित होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पोषवाह सेवन पुल, पोषवाह जाइलम को घेरता है। पोषवाह का मतलब होता है लेप्टोसेंट्रिक, फ्लोएम केंद्री, ये बात कर रहा है सेकेंडरी की। सेकेंडरी सेवन पुल आपके 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक तो होता है जाइलम केंद्री, जाइलम केंद्री बोल दो, हेड्रोसेंट्रिक बोल दो।
हेड्रोसेंट्रिक बोल दो, एम्फी क्रीबल बोल दो। क्या बोलेंगे? एम्फी क्रीबल। एड्रोसेंट्रिक बोल दो, एम्फिक्रिबल बोल दो, जाइलम केंद्री बोल दो, एक ही बात है। ये सारे क्या होते हैं कि इनमें जाइलम केंद्र में होता है और फ्लोएम बाहर की ओर होता है। ये किसका प्रकार है? सेकेंडरी का प्रकार है या कोसेंट्रिक का प्रकार है। दूसरा प्रकार होता है इसका फ्लोएम केंद्री, फ्लोएम केंद्री। इसका दूसरा नाम होगा लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टोम मतलब फ्लोएम से संबंधित है, लेप्टोसेंट्रिक। और ये क्या होता है? एम्फी वेसल्स भी बोलते हैं इसको, एम्फी कई नाम आ सकते हैं, एम्फी वेसल्स। इसमें क्या होगा? फ्लोएम के अंदर में होगा जाइलम चारों। इसमें ज्यादातर एग्जाम्पल के रूप में क्या पूछा जाता है आपको? सिलेजिनेला के बारे में या राइजोम के बारे में पूछा जाता है, तो ये बता देंगे आप। और इसमें आपका क्या होगा? ड्रेसिना और यूका को आपको ध्यान में रखना। ये स्थिति जो है क्या होती है? मिजार्च होती है। और ये स्थिति क्या होती है? एक्साइलम की स्थिति यहाँ एक्जार्च होती है और यहाँ क्या होती है? मिजार्च होती है। अब आगे हम चलते हैं। पोषवाह, अब पोषवाह की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पोषवाह जाइलम को घेरता है, ऐसा नहीं होता है पोषवाह जाइलम को नहीं घेरेगा, जाइलम पोषवाह को घेरेगा। क्योंकि पोषवाह केंद्री का मतलब होता है फ्लोएम केंद्री, फ्लोएम केंद्र में होगा, और जाइलम क्या होता है? चारों तरफ होता है। तो ये चीज उल्टी दे रखी है, तो सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर होगा। डी है संयुक्त सेवन पुल जाइलम और फ्लोएम समान त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है, एक ही त्रिज्या पर होते हैं, ये भी बात सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका 120 के अंदर क्या होगा? गलत होगा। एक प्रारूपिक एक बीजपत्री तने की शरीर संरचना के संदर्भ में गलत कथन है। फ्लोएम प्रारूपिक एक बीजपत्री तने की बात कर रहे हैं। एक बीजपत्री तने में फ्लोएम मर्दूतक अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही बात है। फ्लोएम मर्दूतक एक बीजपत्री तने में नहीं पाए जाते हैं। 7 पुल बिखरे हुए होते हैं, बिल्कुल सही है। बंद होंगे, एक बीजपत्री बात कर रहे हैं, क्लोज होंगे, ऐसा नहीं पाई जाएगी। प्रत्येक 7 पुल पुल या आच्छद से घिरा रहता है, ये बात भी सही है। भरण उत्तक तंत्र वलकुट अंतस्तवचा व परिरंभ मज्जा में विभेदित होता है, ये बात गलत है। क्योंकि एक बीजपत्री तने के अंदर या एक बीजपत्री जड़ हो या एक बीजपत्री आपकी पत्तियां हो, उनके अंदर भरण उत्तक का विभेदन नहीं होता है। क्योंकि भरण उत्तक विकसित किसमें होता है? द्विबीजपत्री पादपों के अंदर होता है। तो भरण उत्तक का विभेदन द्विबीजपत्री के संदर्भ में होता है, एक बीजपत्री में ये विभेदित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। सुविकसित मज्जा इनमें पाई जाती है, मतलब विकसित आपकी जो पित्त है वो किसके अंतर्गत पाई जाती है? मज्जा को हम यहाँ क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं, सुविकसित पित्त। अब सुविकसित पित्त आपकी या तो द्विबीजपत्री जड़ और या एक बीजपत्री तना। द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री जड़, मतलब एक बीजपत्री जड़ में और द्विबीजपत्री तने में जो मज्जा भाग होता है, जो पित्त है, वो सबसे अधिक विकसित होती है। ये चीज आपको याद करनी, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है सीधा कि जड़ और पत्ते के, जड़ और तनों के अंदर एक बीजपत्री जो जड़ है उसके अंतर्गत विकसित होगी और द्विबीजपत्री तने में होगी। उल्टा मत करना, एक बीजपत्री मोनोकोट रूट विकसित होती है और डाइकोट स्टेम के अंदर विकसित होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक पृष्ठधारी पत्ती में खंभ उत्तक व फ्लोएम उत्तक की स्थिति क्रम से होती है। अब सबसे पहले हमें पृष्ठधारी पत्तियों के बारे में पता होना चाहिए कि पृष्ठधारी पत्तियां होती क्या है। अब हमें यह पता है कि पृष्ठधारी पृष्ठधारी पत्तियां, हम इसको अगले पेज पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे कि पृष्ठधारी पत्तियां होती क्या हैं। आपको पता है पत्तियों के, जब हम जड़ तना पत्ती की संरचना की बात करते हैं तो पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी पृष्ठधारी पत्तियां, पृष्ठधारी पत्तियां, जिसको हम डोर्सी वेंट्रल लिप्स कहते हैं, डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी वेंट्रल लिप्स। दूसरी होती है आपकी ये द्विबीजपत्री भी है, इसको हम क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्री पत्तियां भी बोलते हैं। दूसरी आपकी होती है समद्विपार्श्व पत्तियां, समद्विपार्श्व पत्तियां।
या हम इसको बोलते हैं आइसो बाइलेटरल लिप्स बोलते हैं। ये आपकी क्या होती है, समाने आता है एक बीजपत्री होती है। ये आपकी एक बीजपत्री और ये आपकी होती है द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री पृष्ठधारी पत्तियां हमें पता है, एक बीजपत्री है इसका मतलब पृष्ठधारी पत्तियां क्या द्विबीजपत्री, लेकिन यूकेलिप्टस पादप है, अपवाद है, याद रखना। यूकेलिप्टस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूकेलिप्टस और नीरियम क्या है, द्विबीजपत्री पादप है, लेकिन इनमें पत्तियां किस प्रकार की पाई जाएंगी, समद्विपार्श्व पाई जाती है। सम द्विबीजपत्री पादप होते हुए भी यूकेलिप्स व नीरियम के अंदर जो पत्तियां हैं वो पृष्ठधारी न होकर समद्विपार्श्व पाई जाती है। अपवाद है, आपको ध्यान में रखना। समद्विपार्श्व पत्तियां क्या है, एक बीजपत्री पादप में पाई जाती है, लेकिन यहां भी एक अपवाद है कि एक पादप का नाम है लीलियम लोंगीफ्लोरम। लीलियम लोंगीफ्लोरम लीलियम लोंगीफ्लोरम में पत्तियां क्या है, समद्विपार एक बीजपत्री होते हुए भी क्या है, यहां पृष्ठधारी पत्ती पाई जाती है। और यहां द्विबीजपत्री होते हुए भी क्या है, समद्विपार्श्व पाई जा रही है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि पत्तियां दो प्रकार की होती है, पृष्ठधारी और समद्विपार्श्व, डोर्सिवेंट्रल, आइसोबाइलेटरल। ये द्विबीजपत्री होती है और एक बीजपत्री होती है। अब हम चलते हैं पृष्ठधारी पत्तियों में। पृष्ठधारी पत्तियों की जब हम बात करें तो इनमें जो मीजोफिल उत्तक है वो खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक में विभेदित होता है। पृष्ठधारी में इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है आपको, यहां से प्रश्न आपका शुरू होगा। पृष्ठधारी पत्तियों में जो आपका मीजोफिल है, जिसको पर्ण मध्योतक उत्तक कहते हैं, पर्ण मध्योतक, या इसको ये बोलते हैं मीजोफिल, ये आपका दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है मीजोफिल खंभ उत्तक, जिसको हम पहली शेड टिश्यू बोलते हैं, खंभ उत्तक जिसको हम पहली शेड कहते हैं। दूसरा होता है स्पंजी टिश्यू, स्पंजी उत्तक, खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक दो प्रकार का होगा, स्पंजी उत्तक और खंभ उत्तक। अब यहां से प्रश्न बनता है कि आपका जो खंभ उत्तक है वो कहां पाया जाता है और स्पंजी उत्तक आपका कहां पाया जाता है। अब हमें थोड़ा सा इसकी पत्ती की संरचना के बारे में देखें तो ये हमारी पत्तियां हैं। ये आपका वेस्कुलर टिश्यू मान लो, सेवन पूल मान लो। ये जो सतह है, बाहरी सतह, ऊपरी सतह, जिसको हम एडेक्सियल या अभ्यक्स, अभ्यक्स, और इसको हम इंग्लिश में एडेक्सियल बोलते हैं, एडेक्सियल। दूसरी होती है अपाक्स, जिसको हम अबेक्सियल कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अपाक्स एडेक्सियल अबेक्स और ये अपाक्स अबेक्सियल। यहां आपका क्या होता है, खंभ उत्तक होता है, खंभ उत्तक, और यहां आपका क्या होता है, स्पंजी उत्तक होता है। अब इसके बारे में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में भी यहां पूछा जाता है कि जाइलम की जो स्थिति है इसमें कहां होती है। प्रोटोजाइलम आपका ऊपर की ओर होता है और मेटाजाइलम आपका नीचे की ओर होता है। प्रोटोजाइलम आपका ऊपर की ओर, मेटाजाइलम नीचे की ओर। मतलब जाइलम की स्थिति आपकी एडेक्सियल होगी और फ्लोएम की स्थिति आपकी क्या होगी, अबेक्सियल होगी। ये चीज भी पूछी जाती है। खंभ उत्तक, अब ये सतह ध्यान रखनी है आपको, ऊपर वाली अबेक्स होती है जिसको एडेक्सियल बोलते हैं, ये अबेक्सियल होती है जिसको हम अपाक्स बोलते हैं। ये चीज दोनों आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि ऊपर आपका जाइलम, नीचे आपका फ्लोएम, और ऊपर आपका खंभ उत्तक, नीचे आपका स्पंजी टिश्यू। अब यहां से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि यहाँ इनमें जो सेवन पूल है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो कॉन्जोइट, कोलेटरल और क्लोज्ड। कॉन्जोइट, कॉन्जोइट, कोलेटरल और कॉन्जोइट होंगे, कोलेटरल होंगे और क्लोज्ड होंगे।
कॉन्जॉइड, कोलेटरल और क्लोज्ड प्रकार के होते हैं। कॉन्जॉइड होंगे, कोलेटरल होंगे और क्लोज्ड प्रकार के होंगे। कॉन्जॉइट होंगे, कोलेटरल होंगे और क्लोज्ड प्रकार के होते हैं। तो 7 पुल आपके कॉन्जॉइट होंगे, कोलेटरल होंगे और क्लोज्ड प्रकार के होते हैं। एक पृष्ठधारी पत्ती में खंभ उत्तक व फ्लोएम की स्थिति क्रम से होती है। देखो प्रश्न पे आते हैं, ये बेसिक चीजें हमने देख ली पत्तियों के बारे में। कैसा भी प्रश्न आए आपको पत्ती के बारे में, 2 प्रकार की पत्तियां हैं, इनमें 7 पुल किसके प्रकार पाए जाते हैं, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की स्थिति कैसी होती है, खंभ उत्तक स्पंजी टिश्यू किस प्रकार से विभेदित होता है। 7 पुल के बारे में हमने देख लिया। प्रश्न में पूछ रहा है कि खंभ उत्तक व फ्लोएम। अब खंभ उत्तक आपका अडेक्सियल होता है, तो इसमें हम देख के चलें कि अडेक्सियल की जो स्थिति है, अडेक्सियल को क्या बोलेंगे, अभ्यक्ष बोलेंगे। और दूसरा पूछ रहा है फ्लोएम की स्थिति। फ्लोएम की स्थिति कहाँ होती है, नीचे की ओर होती है, मतलब अभ्यक्ष और अपाक्ष। अभ्यक्ष और अपाक्ष, 1 नंबर उत्तर आपका इसका राइट होगा, जिसको हम अडेक्सियल भी बोलते हैं और अबैक्सियल भी बोलते हैं। तो 1 नंबर उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक क्लास में ऐसी लूंगा जिसके अंतर्गत हम 7 पुल की अलग से क्लास लेंगे, जिसमें आपको पूरा 7 पुल समझाएंगे 20-25 मिनट की क्लास के अंतर्गत। फिर भी आज हम इसमें साथ साथ भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तर नंबर 1 आपका राइट होगा। पत्तियों के बारे में आपने देख ली सारी चीजें। पर्णरंध्र इनमें से ऊपरी सतह की अपेक्षा निचली सतह पर अधिक पाए जाते हैं। जो पर्णरंध्र होते हैं वो आपके ऊपरी सतह की तुलना में जो निचली सतह है उस पर अधिक पाए जाते हैं। ये पृष्ठधारी पत्तियों की विशेषताएं हैं कि पर्णरंध्र आपके ऊपर की तुलना में नीचे अधिक पाए जाएंगे। किसकी विशेषता है, पृष्ठधारी पत्तियों की विशेषता है कि पर्णरंध्र, जबकि इसका उल्टा नीचे की अधिक और समद्विपार्श्व जो पत्तियां हैं उनमें इसका उल्टा होगा कि जो पर्णरंध्र होंगे वो आपके क्या होंगे, अलग होंगे, इससे थोड़ा सा विभेदित होता है। और समद्विपार्श्व पत्तियों के अंदर स्पंजी उत्तक का बना होता है, इनमें खंभ उत्तक नहीं पाया जाता है। ये भी आपने देखा होगा कि जैसे पर्ण मध्योतक जो है, पर्ण मध्योतक जिसको हम मीजोफिल कहते हैं, मीजोफिल, ये आपका खंभ उत्तक जिसको हम पेलिसेड टिश्यू कहते हैं, और दूसरा है आपका स्पंजी टिश्यू में विभेदन नहीं होता है। किसके अंतर्गत, समद्विपार्श्व। जबकि जो आपकी दूसरी है पृष्ठधारी पत्तियां हैं उसके अंतर्गत इन दोनों के मध्य स्पष्ट विभेदन पाया जाता है। खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक किसमें विभेदित होता है, पृष्ठधारी पत्तियों में। इसमें खंभ उत्तक न पाया जाकर केवल जो पर्ण मध्योतक है वो किसका बना होता है, स्पंजी टिश्यू का बना होता है। स्पंजी टिश्यू का बना होता है खंभ उत्तक आपका। किसका, पर्ण मध्योतक किसका बना होता है, केवल स्पंजी टिश्यू का बना होता है। किसके अंतर्गत, समद्विपार्श्व पत्तियों के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। 2 नंबर आपका इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सही रूप से पेरिडर्म के विभिन्न ऊतकों के क्रम को दिखाता है। आपने हमने ये पहला प्रश्न पहले भी देखा था कि इनका जो क्रम है, सबसे पहले फेलोजन बनता है, फिर फेलम बनता है और फिर फेलोड्रम बनता है। परिधि की, ये कह रहा है कि परिधि से प्रारंभ, तो सबसे बाहर की ओर क्या बनेगा, फेलोजन बनेगा, फिर आपका फेलम बनेगा और फिर आपका क्या बनता है, फेलोड्रम बनता है। और इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पेरिड्रम कहते हैं। तो उत्तर नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी 7 पुल में फ्लोएम जाइलम को घेरे रखता है। ये प्रश्न आपने कई बार खुद ने देख लिया होगा, अब तक हम काफी बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। यदि किसी 7 पुल में फ्लोएम जाइलम को घेरे रखता है तो ऐसे 7 पुल क्या कहलाते हैं, मतलब फ्लोएम जाइलम को घेर रहा है, इसका मतलब जाइलम क्या है, केंद्र में। जब हमने सेकेंडरी के बारे में देखा, सेकेंडरी 7 पुल या इनको कोसेंट्रिक 7 पुल कहते हैं। ये तीसरा प्रकार है। पहला प्रकार होता है रेडियल, दूसरा होता है कॉन्जॉइड। कॉन्जॉइड में भी 2 प्रकार होते हैं, कॉन्जॉइड कोलेटरल, कॉन्जॉइड बाइकोलेटरल, जिसको हम उभय फ्लोएमी कहते हैं, कुकुरबिटा में पाए जाते हैं। कॉन्जॉइड बाइकोलेटरल, कॉन्जॉइड कोलेटरल के अंदर 2 होते हैं, एक तो वेवर्दी क्लोज्ड और एक होता है ओपन। इसी तरह कॉन्जॉइड बाइकोलेटरल। इसके बाद तीसरा आता है हमारा सेकेंडरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक बोलते हैं। यहां हम क्या लेके चलेंगे, 2 प्रकार लेके चलेंगे। एक तो होता है आपका लेप्टोसेंट्रिक, जिसको हम फ्लोएम केंद्री कहते हैं, फ्लोएम
केंद्री, ये आपका क्या होता है, हेड्रोसेंट्रिक, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइलम केंद्री, जाइलम केंद्री। अब फ्लोएम केंद्री के अंदर ड्रेसिना युक्का आता है, आपका ड्रेसिना है, युक्का है, ये आपका क्या है, जाइलम केंद्री के अंदर राइजोम है या सिलेजिनेला है। तो ये कह रहा है कि ऐसे 7 पोल जिनमें जाइलम, फ्लोएम जाइलम को घेरे रखता है, मतलब फ्लोएम आपका जाइलम क्या होगा, केंद्र में होगा, जाइलम यदि आपका केंद्र में होगा तो वो क्या होगा, एम्फीक्रिबल बोलते हैं, दूसरा नाम दे दिया, दारू केंद्री को हेड्रोसेंट्रिक बोलते हैं, और ये क्या होता है, एम्फीक्रिबल भी होता है। जबकि पोषवाहक केंद्री, जिसको हम फ्लोएम केंद्री बोलते हैं या लेप्टोसेंट्रिक बोलते हैं या एम्फी वेसल बोलते हैं, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 अंग्रेजी टर्म यहाँ ध्यान रखनी है, हिंदी में नहीं याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश के अंदर आपको एक तो लेप्टोसेंट्रिक शब्द है, लेप्टोम शब्द है फ्लोएम से संबंधित लेप्टोसेंट्रिक, दूसरा हेड्रोम मतलब जाइलम से संबंधित है हेड्रोसेंट्रिक, उसका दूसरा नाम है एम्फीक्रिबल, और लेप्टोसेंट्रिक का है एम्फी वेसल्स। तो आपको ध्यान रखना, दारू केंद्री या एम्फीक्रिबल। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न, टाइलोसिस उपस्थित रहता है, टाइलोसिस आपका सेकेंडरी जाइलम से संबंधित है, किसमें आएगा, सेकेंडरी जाइलम में अंदर आता है टाइलोसिस। संरचना इंपॉर्टेंट है, टाइलोसिस बनते हैं मुख्य रूप से वाहिकाओं से, और एक गुब्बारे जैसी संरचनाएं बन जाती है वाहिकाओं के अंदर, उसे हम टाइलोसिस कहते हैं। किससे संबंधित है, सेकेंडरी जाइलम से संबंधित है, सेकेंडरी जाइलम में ये संरचना बनती है। आपने कई बार देख लिया होगा, सेकेंडरी जाइलम में ये क्या होता है, अतिवर्दियां होती हैं, जो कि पैरेन्काइमा कोशिकाओं की गुब्बारे के समान अतिवर्दियां होती है, जिनको टाइलोसिस कहते हैं, और ये जल सहवन के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं। द्वितीयक जाइलम से संबंधित है, सी उत्तर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, एम्फी वेसल 7 पुल पाए जाते हैं, एम्फी वेसल्स का मतलब है लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टोसेंट्रिक का मतलब है आपका फ्लोएम केंद्री, फ्लोएम केंद्री का मतलब है एम्फी वेसल, लेप्टोसेंट्रिक या फ्लोएम केंद्री, 3 नाम है, ये आपके ड्रेसिना और यूका के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम्फी वेसल 7 पूल निम्न में से किससे पहचाना गया है। अब एम्फी वेसल्स फिर वही शब्द, अब ये शब्द आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, एम्फी वेसल, एम्फीक्रिबल, लेप्टोसेंट्रिक, हेड्रोसेंट्रिक, आपको एक एक को ध्यान से देखना है। एक प्रश्न आपका यदि एनाटॉमी में बनता है तो एक साइड सारा कोर्स आपका सारे टॉपिक और एक साइड आपके वेस्कुलर बंडल, तो संभावना है 50% सिलेबस आपका एक साइड और एक साइड आपके एम्फी वेसल। एम्फी वेसल जो 7 पूल है वो जाइलम, एम्फी वेसल का मतलब ये सबसे पहचानना आपको कि लेप्टोसेंट्रिक है, लेप्टोसेंट्रिक मतलब फ्लोएम केंद्री, और फ्लोएम केंद्री का मतलब है कि फ्लोएम क्या पाया जा रहा है, केंद्र में पाया जा रहा है। जाइलम केंद्र में हो तो इसके चारों ओर फ्लोएम होता है, फ्लोएम बीच में हो तो इसके चारों ओर क्या होता है, जाइलम होता है। तो ये बात कर रहा है एम्फी वेसल्स की, मतलब फ्लोएम केंद्र की, तो यहाँ क्या है, बीच में क्या होगा आपका, फ्लोएम होगा, फ्लोएम बीच में होगा तथा इसके चारों ओर क्या होता है, जाइलम होता है। उदाहरण आपने देखा ही था, ड्रेसिना हो या युक्का हो। तो 2 नंबर उत्तर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत के अनुसार ट्यूनिका व कार्पस में कौन से ऊतकों का निर्माण होता है। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत आपके श्मिट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, 2 परत इसमें पाई जाती है, बाहरी परत आपकी होती है ट्यूनिका और दूसरी भाग होता है कार्पस। तो ट्यूनिका जो भाग है वो किसका निर्माण करती है, एपिडर्मिस का निर्माण करती है, और बचा हुआ भाग कौन बनाता है, कार्पस बनाता है। हम यहाँ ऑप्शन में इस हिसाब से दे रखे हैं कि 7 ऊतक, तो 7 ऊतक आपका क्या है, बिल्कुल राइट है। हालांकि बचे हुए जो भी भाग हैं वो सारे कार्पस से बनते हैं, एक भाग आपका एपिडर्मिस को छोड़कर, एपिडर्मिस आपकी ट्यूनिका से बनती है, बाकी सारा भाग आपका क्या है, आपका कार्पस से बनता है। तो कार्पस किसका निर्माण करेगा, 7 ऊतक का निर्माण भी करेगा, पित्त भी बनेगी, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, सारी चीजें उससे बनती है। तो 1 नंबर ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर राइट है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन के अंदर 7 ऊतक कभी नहीं हो सकता, पेरिसाइकिल्स का कभी नहीं हो सकता, एंडोडर्मिस कभी नहीं हो सकता, ये फिर भी चलेंगे। ये सारे भाग किससे बनते हैं, कार्पस से बनते हैं, लेकिन इधर वाले भाग सारे गलत हैं, इसलिए 1 नंबर उत्तर आपका राइट है। वायु तक बनते हैं,
अब वायु तक या जिसको हम एरनकाइमा बोलते हैं, ये एरनकाइमा हो या क्लोरेनकाइमा हो, जिसको हम हरित उत्तक कहते हैं, वायु उत्तक मुख्य रूप से जलीय पादपों में आपने देखा होगा वायु कोष उनमें पाए जाते हैं ताकि वो तैरते रहें। क्लोरेनकाइमा अपने खंभ उत्तक, और अभी देखा ही था क्लोरेनकाइमा के बारे में जिसमें खंभ उत्तक पाया जाता है, स्पंजी टिश्यू पाया जाता है। हरित उत्तक जिसको बोलते हैं, ये दो प्रकार किसके प्रकार हैं? ये आपके पैरेनकाइमा के प्रकार हैं। पैरेनकाइमा से बनते हैं। पैरेनकाइमा की एक तरह से अतिवर्दिया है, पैरेनकाइमा के भाग हैं, और इससे ही ये सारी चीजें बनती है। तो आप इसको उत्तर क्या लगाएंगे? पैरेनकाइमा लगाएंगे, मर्दूतक जिसको बोलते हैं। 3 नंबर उत्तर आपका राइट आंसर है। पेसेज सेल या मारक कोशिकाएं पाई जाती हैं। पेसेज सेल, मारक कोशिकाएं मुख्य रूप से आपकी जड़ों से संबंधित हैं, और जड़ों से संबंधित ऑप्शन यहाँ आपका एक ही है कि जड़ों के अंदर पाई जाती है। क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा कैस्पेरियन प्लेट्स, कैस्पेरियन पट्टियां, एंडोडर्मिस के ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव हो जाता है, जिनको हम कैस्पेरियन प्लेट्स या कैस्पेरियन पट्टियां कहते हैं, क्योंकि इसका जो खोज है वो कैस्पेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जहां कैस्पेरियन पट्टियां एब्सेंट होती है वहां किसका निर्माण होता है? मार्ग सेल, पेसेज सेल, या आपका एक नाम इनका और होता है ट्रांसफ्यूजन सेल। ट्रांसफ्यूजन सेल मारक कोशिकाएं, ट्रांसफ्यूजन सेल, कैस्पेरियन सेल, पेसेज मारक कोशिकाएं किस में पाई जाती है? एक बीजपत्री जड़ों के अंतर्गत पाई जाती है। ये शब्द आपका कैस्पेरियन प्लेट से है, कैस्पेरियन पट्टियों से है, जो कि लिग्निन व सुबेरिन का जमाव होता है। किस में होता है? एक बीजपत्री जड़ों में होता है। हालांकि ये द्विबीजपत्री जड़ों में क्या होती है? ज्यादा विकसित होती है। एंडोडर्मिस की अरीय व स्पर्श रेखीय भित्तियों पर, एंडोडर्मिस की जो अरीय स्पर्श रेखीय भित्तियां हैं वहां लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होता है, जिन्हें हम प्लेट्स आपके कहते हैं। और जहां ये प्लेट्स नहीं पाई जाती है, कैस्पेरियन प्लेट्स नहीं पाई जाती है, वहां एक कोशिकाएं बनती है, एक स्थान बनता है, एक नली बनती है, उसको हम मार्ग या मार्ग जैसी संरचनाएं बनती है, मार्ग बन गया। क्योंकि चारों ओर तरफ क्या है? आपकी कैस्पेरिन है, पट्टियां हैं, लिग्निन और सुबेरिन है, बीच में खाली स्पेस रह गया, उसको मार्ग कोशिकाएं, पेसेज कोशिकाएं, एंट्रेंस फ्यूजन सेल कहते हैं। तो 3 नंबर उत्तर आपका इसका राइट होगा। एफिक्राइबल या हेड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल किस के तने की विशेषता है? एम्फिक्राइबल या हेड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर जो बंडल है, एम्फिक्राइबल बोल दो, जाइलम केंद्री बोल दो, ये 2-3 बार आ गया, सेकेंडरी का प्रकार है। हेड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर किसकी विशेषता है? तो ये आपकी सिलेजिनेला की विशेषता है। सिलेजिनेला बोल दो या राइजोम बोल दो, उनमें एम्फिक्राइबल या हेड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इनके अंदर जाइलम केंद्र में होता है, चारों ओर क्या पाया जाता है? फ्लोएम पाया जाता है। 1 नंबर उत्तर आपका राइट आंसर होगा। द्विबीजपत्री तने में वेस्कुलर बंडल होते हैं। द्विबीजपत्री जो तना है, तने के संबंध में वेस्कुलर बंडल आपका जो जैसे हमने पढ़ा रेडियल या हमने पढ़े अरीय, ये तो किसमें पाए जाते हैं? आपके जड़ों में पाए जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा संयुक्त, या जिसको हम कॉन्जोइड बोलते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं? तने में पाए जाते हैं। और तना भी कैसा? एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री है तो वहां बंद प्रकार के सेवनफूल होंगे, क्योंकि वहां एदा नहीं पाई जाती है। द्विबीजपत्री है तो वहां एदा पाई जाएगी, इसलिए वहां खुले प्रकार के होंगे। तो कॉन्जोइड होंगे, कोलेटरल होंगे और खुले होंगे। 3 नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर होगा। कॉन्जोइड, कोलेटरल और खुले प्रकार के सेवनफूल पाए जाते हैं, जिनको ओपन कहते हैं। क्योंकि कॉन्जोइट भी 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्जोइट कोलेटरल और कॉन्जोइट बाइकोलेटरल। कॉन्जोइट कोलेटरल 2 प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज। तो कॉन्जोइट ओपन इसमें आ गए और क्लोज किस में आते हैं? एक बीजपत्री तने में आ जाते हैं। कॉन्जोइट बाइकोलेटरल, जिनको हम कॉन्जोइट कोलेटरल, कॉन्जोइट बाइकोलेटरल उबे फ्लोएमी, वो आपके कुकुरबिटा वगैरह में पाए जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर है। द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि होने के कारण किसकी मोटाई बढ़ती है? अब द्विबीजपत्री जो तना है उसकी मोटाई बढ़ेगी तो 2 प्रकार की कास्ट आपने सुनी होगी, जैसे यहां अंग्रेजी नाम दे दिया। तब एक तो हम कहते हैं अंतःकास्ट, एक तो होती है आपकी अंतःकास्ट, दूसरी आपकी होती है रस कास्ट। रस कास्ट, अंतःकास्ट का मतलब होता है आपकी हार्टवुड या हार्टवुड बोल सकते हैं।
या इसको हम एक नाम और देते हैं, ड्यूरामेन। ड्यूरामेन, ये नाम तो आपके किससे संबंधित है, नाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सारे नाम एक ही कास्ट से, अंतः कास्ट। दूसरा है रस्ट कास्ट, जिसको हम सेपवुड बोलते हैं, सेपवुड, या हम ड्यूरामेन ने बोलकर एल्ब्रम बोलते हैं, एल्ब्रम, ये नाम। तो अंतःकास्ट हार्टवुड, ड्यूरामेन, रस कास्ट सेपवुड और एल्ब्रम, ये दोनों चीजें। तो द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि होने के कारण किसकी मोटाई बढ़ती है, सेपवुड और हार्टवुड की क्या है, दोनों की लंबाई सॉरी मोटाई है जो बढ़ती है। दोनों कास्ट अंतःकास्ट और रस कास्ट दोनों मिलकर ही द्वितीयक वृद्धि को अंजाम देते हैं, और द्वितीय वृद्धि के समय तने की जो मोटाई है, क्योंकि तने के अंदर दोनों पाई जाती है, तो इसके लिए सेपवुड और हार्टवुड दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार है। सेपवुड आप अंतःकास्ट को देखो, अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतःकास्ट हार्टवुड या डूरामेन, रस कास्ट सेपवुड या एल्ब्रम। अगला प्रश्न, हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार रंभजन का भाग है, हिस्टोजन जो सिद्धांत है उसके अनुसार आपने देखा है कि रंभजन जो है पेरिब्लेम, प्लीरोम, तो ये चीजें वहां आपने देखी होगी, इसका भाग है। तो यहाँ प्लीरोम जो भाग है उसका क्या है, 1 नंबर और 2 नंबर। सी नंबर का मतलब है 1 और 2 का मतलब हुआ 7 पूल और पेरीसाइकिल दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्लीरोम का निर्माण करते हैं। हिस्टोजन सिद्धांत का थोड़ा सा पार्ट आप दे सकते हैं, जैसा हमने अभी ट्यूनिका कार्पस के बारे में देखा, तो थोड़ा आपको नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए, पूछा जाता है कई बार। तो हिस्टोजन सिद्धांत में 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा, 1 और 2। अगला प्रश्न ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। कैस्पेरियन पट्टियां अधिक विकसित होती हैं, तो द्विबीजपत्री में कैस्पेरियन पट्टियां अधिक विकसित होती हैं, इंपॉर्टेंट है। द्विबीजपत्री रूट या सेकेंडरी डाइकोट रूट, डाइकोट मोनोकोट, डाइकोट जो रूट है उसके अंतर्गत क्या है, आपकी द्विबीजपत्री मूल के अंदर कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है। कैस्पेरियन पट्टियां होती क्या, लिग्निन सुबेरिन, ज्यादातर क्या होता है, सुबेरिन होता है, सुबेरिन और लिग्निन दोनों का जमाव होता है। और ये पाई किस में जाती है, एंडोडर्मिस में पाई जाती है, किसकी, जड़ों की एंडोडर्मिस में पाई जाती है। 2 नंबर उत्तर आपका राइट आंसर होगा। पत्ती में प्रोटोजाइलम है प्रोटोफ्लोएम की स्थिति क्रमशः होती है। हमने देखा था प्रोटोजाइलम ऊपर की ओर होता है, पत्ती के अंदर हमने देखा था प्रोटोजाइलम ऊपर होता है, मतलब अडेक्सियल, और ये क्या था, अबेक्सियल। इस तरह से आप डायग्राम से याद रख सकते हैं, ये अबेक्स और इसको क्या कहते हैं, अपाक्स, मतलब जाइलम ऊपर फ्लोएम नीचे, तो जाइलम अडेक्सियल होगा और फ्लोएम क्या होगा, अबेक्सियल होगा। तो उत्तर नंबर 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, पत्तियों में सेवन पूल होते हैं, विशेष तौर से पत्तियों के अंदर एक ही प्रकार के सेवन पूल पाए जाते हैं, चाहे आपकी कोई सी भी प्रकार की पत्ती हो, एक बीजपत्री हो, द्विबीजपत्री हो, इनमें कॉन्जॉइड होते हैं, कॉन्जॉइड और अवर्धी प्रकार के होते हैं, कॉन्जॉइड होंगे और अवर्धी प्रकार के होंगे, अर्थात इनमें ऐधा कभी भी नहीं पाई जाती है, इसलिए अवर्धी होते हैं। संपार्श्विक जिसको कॉन्जॉइड अवर्धी प्रकार के सेवन पुल पाए जाते हैं, कॉन्जॉइट और अवर्धी प्रकार के सेवन पुल इनमें पाए जाते हैं, या आप कॉन्जॉइट, कोलेट्रल और क्लोज्ड प्रकार भी इसको बोल सकते हैं। कॉन्जॉइट, कोलेट्रल ऑप्शन में नहीं दे रखा है, फिर भी आप ध्यान रखोगे कॉन्जॉइट, कोलेट्रल और क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनमें ऐधा नहीं पाई जाती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर। फ्लोएम मृदुतक प्राय एक बीजपत्री तनों में एब्सेंट होता है, जरूरत नहीं आपको बताने की, कई बार इसको देख चुके हैं, पहले भी प्रश्न आ चुका है कि फ्लोएम मृदुतक आपका एक बीजपत्री तनों में नहीं पाया जाता है, ये याद रखना, आपको एक बार प्रश्न पूछा हुआ है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न अपने टिक करते हुए चल रहे हैं, समझने वाला होगा तो अपने बात कर लेंगे। पूल आच्छद बंडल सीथ 7 पूल पाए जाते हैं। अब बंडल सीथ का मतलब है कि 7 पूल के चारों ओर स्टार्च आच्छद, एक विशेष 7 पूलों के चारों ओर एक परत पाई जाती है, बंडल सीथ जिसको बोलते हैं, वो किसके अंतर्गत पाई जाती है, वो आपकी बी एक बीजपत्री तना, एक बीजपत्री पर्ण और द्विबीजपत्री पर्ण, मतलब पत्तियों के 7 पुल के चारों ओर एक परत पाई जाती है, और एक बीजपत्री तने में भी ये पाई जाएगी। तो ये तीनों चारों में मिलाकर, कुल मिलाकर हम 3 के अंदर ये पाई जाती है। एक मिनट,
इसके अंदर क्या होगा, बंडल सीथ क्या होगी, बंडल सीथ जो श्रवणकूल है वो पाए जाते हैं एक बीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री पर्ण में, एक बीजपत्री पर्ण में। तो तीनों को मिलाकर यदि हम बात करें तो 1, 3 और 4, मतलब 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा कि एक बीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री तने में और एक बीजपत्री पर्ण, मतलब पत्तियों में सभी के अंदर, श्रवणकूल के अंदर चारों ओर एक परत पाई जाएगी और तने में केवल एक बीजपत्री तने में। तो तीनों को मिला लें, अलग अलग भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एक साथ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ तीनों ऐड कर दिए, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो 1 नंबर 2 नंबर उत्तर आपका इसका क्या होगा, राइट। अगला है, पत्ती में प्रोटोजाइलम व प्रोटोफ्लोएम की जो स्थिति है वो कहाँ होगी, जाइलम ऊपर की ओर होते हैं, फ्लोएम आपके नीचे की ओर होते हैं। ये चीज हमने पहले भी देख ली कि जाइलम, आप कई बार ये प्रश्न आ जाते हैं अलग अलग, मैंने जितने प्रश्न इनसे बन रहे थे सारे बना दिए कि जाइलम और फ्लोएम की जो स्थिति है, जाइलम ऊपर की ओर, फ्लोएम नीचे की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ भी 2 राइट होगा, अडेक्सियल और अबेक्सियल। बहुत ही सीजी प्रश्न है, डायरेक्ट टिक करते हुए चल रहे हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार की पत्ती में पर्ण मध्योतक स्पंजी व खंभ उत्तक में विभेदित होता है। मीजोफिल जो टिश्यू है, स्पंजी टिश्यू एंड पैलेट टिश्यू में डिवाइड होता है, विभाजित होता है। किस में होता है, ये होता है आपका पृष्ठाधारी पत्तियों में। पृष्ठाधारी जो पत्तियां हैं, द्विबीजपत्री पत्तियां, उनके अंतर्गत स्पष्ट रूप से विभेदित होता है। जबकि समद्विपार्श्व पत्तियां, बाइकोलेटरल पत्तियां, उनके अंतर्गत जो पर्ण मध्योतक है वो केवल किसका बना होता है, स्पंजी टिश्यू का बना होता है। जबकि यहाँ स्पंजी और खंभ दोनों का बना होता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। उत्तर नंबर 2 आपका इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर, पृष्ठधारी पत्तियों के अंतर्गत। आपने पहले देखा होगा कि यूकेलिप्स और नीरियम, यूकेलिप्स और नीरियम ऐसे पादप हैं जिनमें द्विबीजपत्री है, लेकिन पत्तियां कौन सी पाई जा रही हैं, समद्विपार्श्व पाई जा रही है, अपवाद है। इसी तरह एक बीजपत्री कौन सा है, एक बीजपत्री एवं समद्विपार्श्व पत्तियां लेते हैं, लेकिन वहां आपका द्विबीजपत्री पादप है लीलियम लोंगिफोरम, उसमें पृष्ठधारी पत्तियां पाई जाती हैं। वो एक बीजपत्री होते हैं, उनमें क्या है, पृष्ठधारी पत्तियां पाई जाती हैं, ये हमने देखा था। तो 2 नंबर उत्तर आपका राइट। अगला प्रश्न, उभयफ्लोएमी संयुक्त श्रवणकूल में होता है। उभयफ्लोएमी का मतलब है कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर रहते हैं तथा जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होता है। उभयफ्लोएमी मतलब दोनों तरफ फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित रहते हैं तथा जाइलम के दोनों तरफ क्या होता है, फ्लोएम उपस्थित होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उभयफ्लोएमी या कॉन्जोइट बाइकोलेटरल कहते हैं। यह घटना आपकी कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, परिभाषा पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, प्रकार किसका है, संयुक्त का प्रकार है। संयुक्त के 2 प्रकार थे जिसको हम कॉन्जोइट कोलेटरल, ये भी 2 प्रकार के थे, ओपन और क्लोज। दूसरा इसका प्रकार था कॉन्जोइट बाइकोलेटरल, बाइकोलेटरल में ये पूछा जाता है। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वाहिकाओं का पाया जाना एंजियोस्पर्म का लक्षण है, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म में भी वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो ऐसे कौन से जिम्नोस्पर्म है जिनमें वाहिकाएं पाई जाती हैं, इफेड्रा है, नीटम है और वेल्विस्टिया है। 1, 2 और आपका 3, 1 नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर होगा। क्यों पाई जाती है वाहिकाओं का पाया जाना, एंजियोस्पर्म का लक्षण मतलब वेसल्स केवल एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। हमने देखा था अधिकांश एंजियोस्पर्म में व कुछ जिम्नोस्पर्म में, पहले भी ऐसा प्रश्न देखा था, लेकिन एग्जाम्पल यहां हमने देख लिए। तो 1 नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पी प्रोटीन या पी फ्लोएम का पाया जाना किसका लक्षण है। पी फ्लोएम या पी प्रोटीन का पाया जाना आपका चालनी नलिका जो तत्व है उसकी विशेषता है। इसका मतलब फ्लोएम से संबंधित है। ये कटी फटी जो सतह है उसको वापस भरने का, घाव वगैरह भरने का काम करती है, इसलिए इनको पी प्रोटीन या पी फ्लोएम यहाँ कहा जाता है। कटने फटने से घावों को बंद करने का काम ये करती है पी प्रोटीन फ्लोएम के अंदर, जिसको पी फ्लोएम भी कहते हैं। तो 1 नंबर उत्तर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जूट प्राप्त किया जाता है। जूट आपका मुख्य रूप से फ्लोएम से प्राप्त होता है, वो भी द्वितीयक फ्लोएम, जिसको हम लैप्टोम कहते हैं। लैप्टोम या द्वितीयक फ्लोएम से आपका क्या है, जूट प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम किसी भी काम से नहीं आते हैं। लगभग द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम ही आपके इकोनॉमिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। द्वितीयक फ्लोएम से ही आपका क्या किया जाता है, जूट प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है,
सुबेरिन एक है, सुबेरिन, लिग्निन, ये प्रकार के आपके पॉलीसेकेराइड है, वसीय पदार्थ है। सुबेरिन आपका एक क्या है, वसीय पदार्थ है, इंपॉर्टेंट है, अलग से याद रख लेना। ये आपका जैवणु में भी, यहाँ भी सुबेरिन पूछा जा सकता है। सुबेरिन एक वसीय पदार्थ है। लगने को आपको हो सकता है पॉलीसेकेराइड लगे, प्रोटीन लगे, पेक्टोसेल्यूलोज लगे, लेकिन ये एक प्रकार का वसीय पदार्थ है, पूछा जा सकता है सुबेरिन और लिग्निन। सुबेरिन ज्यादातर कैस्पेरियन पट्टियों में ज्यादातर जो पदार्थ पाया जाता है वो सुबेरिन होता है, वो क्या है, एक वसीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक जाइलम है द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण क्रम से होता है। द्वितीयक जो जाइलम है और द्वितीयक जो फ्लोएम है, आपने देखा होगा कि दो द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम, आपने दो चीजें देखी होगी। एक तो होता है अभिकेंद्री, अभिकेंद्री का मतलब है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, और एक होता है आपका अपकेंद्री, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्री जो पिटल है अभिकेंद्री, उसमें क्या होगा, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, मेटाजाइलम अंदर की ओर, मतलब केंद्र की ओर। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री। जाइलम का एक प्रकार है अभिकेंद्री। उसके बाद अब यहाँ क्या होगा, ये जो स्थिति बनेगी उसको हम एक्सार्च कहते हैं। ये आप ये तीन चीजें पढ़ते हैं एक साथ। एक्सार्च क्या है, अभिकेंद्री क्या है, अपकेंद्री। अब अपकेंद्री में क्या होगा, जिस स्थिति में प्रोटोजाइलम अंदर होगा या केंद्र की ओर होगा, केंद्र की ओर, और मेटाजाइलम बाहर की ओर होगा, उस स्थिति में एंडार्क बनेगा, एंडार्क। उस स्थिति को क्या कहेंगे, एंडार्क कहेंगे। और ये स्थिति आपकी क्या कहलाएगी, सेंट्रीफ्यूगल कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल कहलाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने, जिसका उत्तर आपका क्या होगा, अभिकेंद्री। आपका अभिकेंद्री हुआ, अपकेंद्री। द्वितीयक जाइलम आपका क्या होगा, अभिकेंद्री होगा, और फ्लोएम का निर्माण क्रम से क्या होगा, अपकेंद्री होता है। लास्ट प्रश्न, सीरीज का अंतिम प्रश्न है, बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि किसके द्वारा होती है। बाह्य, आपको पता है कि द्वितीयक वृद्धि के लिए केवल एक ही ऊतक जिम्मेदार है, जिसे हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम ही द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जिससे ये सारी चीजें आपकी बनती है। फेलोजन बनता है, फेलम बनता है, फेलोड्रम बनता है, लेकिन आधारभूत ढांचा इसका क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये थे आपके बायो के पूरे प्रश्न, आपने अच्छे से इसको किए। प्लांट एनाटॉमी के प्रश्न यदि इस प्रकार से ही प्रश्न एग्जाम के अंदर एक जो प्रश्न या दो प्रश्न जो आएंगे आपके इसी से संबंधित होंगे। आशा करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ आए और आपने इनको समझने का प्रयास किया है, और आगे भी आप आगामी सीरीज के अंदर जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। तो आपको इसी प्रकार के प्रश्नों को बार बार अभ्यास करना है, इस प्रकार से इनको आपको देखना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन से पहले आप खुद इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करें। एक एक यूनिट हम लेके चल रहे हैं, तो आगे के सॉल्यूशन में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।